किरण चौधरी ने इन खबर हरियाणा के एडिटर विनोद लांबा से एक्सक्लूसिव बातचीत की। और इन खबर हरियाणा से बातचीत में किरण चौधरी ने हरियाणा की राजनीति पर बात की। बातचीत में किरण चौधरी ने 2004 में क्यों और कैसे राज्यसभा नहीं पहुंच पाई इस बारे में खुलकर बात की। और आखिर किरण चौधरी के राज्यसभा नहीं पहुंच पाने के पीछे इनेलो और कांग्रेस के किस नेता का हाथ रहा। इसके अलावा किरण चौधरी ने हरियाणा की राजनीति और कांग्रेस की अंदरूनी कला पर भी खुलकर बात की और कई ऐसे राज खोले जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। किरण चौधरी का पूरा इंटरव्यू आप इन खबर हरियाणा के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आईटीवी नेटवर्क की खास पेशकश और एक बहुत बड़ी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। मुलाकात में ये गारंटी है कि बात खुलकर होगी और उनकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है, जब चलती हैं तो बात करती हैं और जब बात करती हैं तो सामने वाले की बोलती बंद कर देती हैं। किरण चौधरी जी, मैम, वेलकम टू आईटीवी नेटवर्क। फियरलेस लीडर मैं कहूँ, दबंग कहना तो चलो ठीक नहीं होगा, दबंग के तो यूपी बिहार में अलग मतलब निकल जाते हैं, हरियाणा में तो इसे पॉजिटिव लिया जाता है। फियरलेस लीडर मैं अगर आपको कहूँ, मतलब एक खुलापन है, मुद्दों को लेके छुपाती नहीं है और मीडिया के सामने आते हैं। मैंने तो देखा नहीं कभी किसी सवाल से बचते हुए। आज मैं आया हूँ और मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि भाई मैं इनकी सिर्फ हिस्ट्री लेके आया हूँ, इन्होंने मुझसे कोई सवाल नहीं मांगे हैं, मैं सिर्फ ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के लाया हूँ और ना सवाल मैं लिख के आया हूँ। बात से घबराना विनोद जी, बात यह है कि जब काम निष्ठा के साथ करा जाता है, ईमानदारी के साथ करा जाता है और उसके अंदर कोई दूसरा एजेंडा नहीं होता है, तो फिर किस बात का फियर करना। मेरा तो हमेशा से ये बात रही है कि जहाँ भी मैं रही हूँ, मैंने वकालत जब करी, बहुत मेहनत ईमानदारी के साथ करी। उसके बाद जो है प्रभु ने जो रास्ता तय करा मेरे लिए, सुरेंद्र सिंह जी से पहले ही मैं राजनीति में थी और उनके चले जाने के बाद हरियाणा के अंदर राजनीति में मेरे को आना पड़ा। तो बहुत संघर्ष का रास्ता जो है मैंने तय करा है और बहुत सारी मुश्किलें, बहुत सारे रोड़े मेरे सामने अटकाए गए। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, आदमी को और उस तरीके से जो है और मजबूत बनाता है। 2005 में जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, सूचना आपको कब मिली थी? और पहली सूचना पर और कुछ देर और जो पूरा 10 दिन का 13 दिन का 13वीं होती है हरियाणा में, तो वो पूरा सफ़र था, वो कैसे जानकारी मिली? वो विषय कभी आया नहीं, लेकिन अब लंबा प्लेटफॉर्म है, लंबी बातचीत कर सकते हैं, तो मैं चाहूँगा कि एक बार दर्शकों के सामने वो चीज़ आए। सुरेंद्र जी इलेक्शन जीत चुके थे और मेरे ख्याल में कुछ एक हफ्ते से मैंने देखा उनका कि इस तरह की बातें करनी शुरू कर दी। अब जैसे मैं पहली बार उनके इलेक्शन की कैंपेनिंग के लिए गई थी, क्योंकि कांग्रेस के अंदर उनका विलय जो है वो मैंने करवा दिया था। कांग्रेस पार्टी के अंदर सोनिया जी से मैंने बात करी, मैडम ने सीधा जो है विलय करवाया। तो जब ये इलेक्शन से पहले भी और बाद में भी, तो जब गई उनके इलेक्शन में और मैंने कैंपेनिंग करी, तो मुझे कहा कि मुझे किरण बड़ी संतुष्टि है अब कि मेरे लोगों ने जो है तेरे को अपना लिया है और अब आगे तुम्हें संभालना है। तो मैंने ये कहा नहीं संभालना मैंने नहीं है, संभालोगे आप ही, मैं तो अपने दिल्ली की राजनीति करनी है, आप नहीं कहते हैं, ये मत सोचना कि अब मैं यहाँ पे आके काम। 93 में कैंट से आप चुनाव लड़ती रही, कंटोनमेंट से मैं चुनाव लड़ी थी। तो ये इस तरह की बात जब सामने आई, कभी दिमाग में इल्म ही नहीं था कि, क्योंकि चौधरी बंसीलाल जी थे, उनके साथ सुरेंद्र सिंह जी थे, यहाँ पे हरियाणा की राजनीति की तो सोचना भी जो है मेरे लिए वो नहीं था। लेकिन वो कहते हैं ना, जैसे जो डेस्टिनी है, जो भगवान इस तरह से घटनाक्रम बनाता है कि 2005 में अचानक सुरेंद्र सिंह जी चंडीगढ़ से वापस आ रहे थे, अच्छे भले गाड़ी में थे, गाड़ी में चल पड़े थे। उस दिन शाम को जो है मैं विदेश जा रही थी, तो मेरे को फ़ोन करा उन्होंने वहाँ से कि किरण मैं चल रहा हूँ और तू निकलना मत मेरे आने से पहले, मैं आके तेरे को छोड़ के जाऊँगा। तो एंड आई टोल्ड हिम कि आप आराम से आना, कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि मेरी फ़्लाइट रात के टाइम की थी। वहाँ से वो गाड़ी में निकले, इतने में फ़ोन आ जाता है जिंदल साहब का कि सुरेंद्र कहाँ है, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। तो सुरेंद्र जी ने कहा कि मैं तो चल पड़ा हूँ जी। कहते नहीं तू चल, मेरे साथ चल। तो गाड़ी मोड़ कर, देखो जो लिखा हुआ है उसको कोई मिटा नहीं सकता, मोड़ कर वापस जो है गए हेलीकॉप्टर के अंदर। और आगे का तो सबको पता ही है। मैं यहाँ पर जो है
इलेक्शन की बहुत आप जानते हो थकान उतारने का वो था। सारे मेरे फ्रेंड्स वगैरह आए हुए थे सुंदरनगर कोठी पे, और हम लोग जो है एक कार्यक्रम में जाने वाले थे। इतने में टीवी के ऊपर जो है देखा कि हेलीकॉप्टर क्रैश, और उसमें एक मंत्री और 2 मंत्रियों का उसमें लिखा हुआ था। तो मेरे कभी जहन में ही नहीं था कि सुरेंद्र जी भी हो सकते हैं। तो हम ये हुआ कि भाई पता करो कौन है, किसका हो गया, किसके बेचारे का, किसका घर क्या हो गया। तो इतने में फ़ोन आता है मेरे पास थोड़ी देर बाद, प्रणब मुखर्जी का। प्रणब मुखर्जी का फ़ोन था। हाँ जी, उनका फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया है, हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, एंड आई एम सॉरी टू से किरण दैट सुरेंद्र जी इज नो मोर। तो जो बंसीलाल साहब ने पार्टी अलग बनाई थी अपनी, हरियाणा विकास पार्टी, हमें याद है हम छोटे हुआ करते थे उस समय, और जो शराबबंदी का नारा था, मेरी जनरेशन उस समय जब बड़ी हो रही थी तो उस समय आपको याद होगा उस नारे के साथ बंसीलाल साहब की जो सरकार आई थी। और ये भी अपने आप में था कि हरियाणा जैसे राज्य में शराबबंदी का नारा बंसीलाल साहब ने दिया था। वो कभी कांग्रेस से आए नहीं बाहर, रणवीर महिंद्रा साहब, और पार्टी सुरेंद्र जी वगैरह चलाया करते थे। जी जी, शुरू से ही सुरेंद्र जी और बंसीलाल जी इकट्ठे, घर परिवार भी हमारा सारा इकट्ठा ही रहता था भिवानी के अंदर। इनका तो घर अलग है, पीछे है घर है। तो उन्होंने तो कभी बंसीलाल जी का तो साथ दिया ही नहीं, बल्कि बाबूजी के इस बात का हमेशा अंत तक बहुत गिला रहा। और कोशिश भी एक बारी जो है जब कांग्रेस में वो चली गई आया भी, और उसके बाद जब सारी जनता ही जानती है कि बारे में क्या कराया बंसीलाल जी आप ये देखो ना, और तो बाकी रही बात मेरा निधन हुआ उस समय जो मेरे दिमाग में गया वो बहुत मेरे लिए दर्द अब आप क्या कुछ तो मतलब ऐसा जो हर्ट हुआ होगा आपकी आंखें, मुझे लगे। क्या छोड़िए, बहुत ही इस तरह से इन लोगों ने जश्न की तरह से बातें मतलब ऐसा काम करा कि अब तो हमारे लिए खाली होगी ये जगह, इस लेवल तक परिवार। हाँ, तो वो चीज़ें कभी भूल ही नहीं जा सकती, आप समझते हैं। तो ये बातें जो हैं बड़ी दर्दनाक हैं, और आज भी जब मैं अगर याद आपने दिला दिया मेरे को तो बहुत दर्द हो रहा है सोच के ऐसे भी मतलब। टेक योर चलिए, ये और पूछिए आप कुछ और। मैं बस एक इसी से जुड़ा हुआ, एक श्रुति के सर पर पगड़ी रखी गई थी। अनिरुद्ध जो दावा करते हैं परिवार की विरासत का, आपके परिवार के सुरेंद्र जी के एक दोस्त हैं जो कि इस समय हरियाणा सरकार में मंत्री भी हैं, जेपी दलाल साहब। मैं जेपी दलाल साहब को पर्सनली जानता हूं। आप एक मिनट ले लीजिए, मैम, थोड़ा सा पुरानी बातों को लेकर, परिवार के जो दुख हैं, और विरासत सियासत इतनी आसान नहीं होती है, इसमें कड़वे घूंट भी कई बार पीने पड़ते हैं, तो वो झलक आ रहा है मुझे मैम के रिएक्शंस में। तो मैं माफ़ी चाहूँगा, ये सवाल मैं लेके आया, लेकिन जनता एक कहीं ना कहीं बड़े राजनीतिक परिवारों की जब बात करती है तो मैम सारी चीज़ों को लेकर होती है। वो जो पगड़ी रखने वाली बात थी, उसमें अब किस बात का दावा किया जा रहा है अनिरुद्ध द्वारा? हरियाणा के मतलब ऐसी सवारी मेन मेंबर सब उनके जो है बड़े भाई हैं, जो उनकी पार्टी के साथ नहीं रहे, हमेशा से पार्टी के खिलाफ थे, बदनाम थे, राजनीति के पूरी तरह से खिलाफ थे। किसी अगर उन्होंने आपने और बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस थे, तो हमेशा से वो अलग ही रहे, और उन्होंने कोई ऐसा वो नहीं था कि बंसीलाल जी का उन्होंने साथ दिया। बातचीत भी बंद थी परिवार लेवल पे, तरह से सुरेंद्र सिंह जी का कभी साथ नहीं दिया। तो चौधरी बंसीलाल जी ये बातों को सब अच्छी तरह से जाना करते थे, और मेरे ख्याल में यही एक कारण था कि सुरेंद्र सिंह जी की डेथ के बाद बहुत बड़ा ये जो है इसका ये रस्म पगड़ी का आयोजन करा गया, जहाँ पर हमारी चीफ मिनिस्टर उस समय बीजेपी की थी वसुंधरा राजे सिंधिया, सुरेंद्र जी के साथ बहुत अच्छी जो है भाई बहन का रिश्ता था। हमारी चीफ मिनिस्टर थी शीला दीक्षित जी,
दिल्ली से। और सारे सबके सब वहाँ पर पहुँचे और हुड्डा साहब भी वहीं पे थे उस समय। तो ये जो है सबके सामने जो है चौधरी बंसीलाल जी ने, वो मैंने भी यही सोचा था कि पगड़ी जो है अनिरुद्ध के सिर पे रखी जाएगी या इनके महेंद्रा जी के सिर पे रखी जाएगी, मेरे को भी नहीं था। मुझे सुबह बाबूजी ने बुलाया और कहा कि मैं अपनी विरासत की पगड़ी जो है श्रुति के ऊपर रखने जा रहा हूँ, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है इसको आगे किस तरह से लेकर जाओ। ये आपको सुबह बता दिया ये था। मुझे उन्होंने। तो जो रस्म पगड़ी हरियाणा में होती है, हरियाणा के बाहर के दर्शक देखें, ये बता दें, हरियाणा के परिवारों में जो बड़े परिवार हो या छोटे परिवार हो, कोई इस तरह की डेथ हो और अकस्मातिक डेथ हो, अननेचुरल डेथ हो, उसके बाद ये तय होता है कि परिवार का मुखिया कौन होगा, परिवार का लीडर कौन होगा। राजनीति से इतर भी जो लोग राजनीति में नहीं हैं, पगड़ी की ये रस्म होती है। फिर ये पगड़ी की रस्म हुई और ऑफिशियली सबके सामने श्रुति के सर पे पगड़ी रखी गई और ये एक बहुत बड़ा उस समय विषय बना। 20 साल पुरानी बात है ये, क्योंकि आप जानते हो लड़कियों को, हमारा तो जो है महिलाओं को इस तरह का वो नहीं करा जाता है। हरियाणा में कल्चर तो नहीं है। मुझे तो अब जो है पुराना में जब मैं ये देखती हूँ, जब मेरे याद आता है कि हुड्डा साहब उस समय भी नहीं चाहते थे कि ये किरण आ जाए, क्योंकि उसने तो ये सोचा कि ये श्रुति आ जाएगी और अच्छी तरह से दबा बोलेंगे, और ये सबने दबाव डाल रखा था हुड्डा साहब के ऊपर। तो सारों ने कोशिश ये करी कि मैं हरियाणा की राजनीति में ना हूँ। सारों में कौन कौन? यही सारे, क्योंकि अब तो फिर इन्होंने सोचा ना कि अब सुरेंद्र जी चले गए हैं और क्या कहते हैं, सारा जो है अब हमारा राज हो जाएगा। तो बाबूजी ने मुझे कहा फिर कि नहीं, तुम जाके लड़ो। किरण जी ने एक बार पहले भी कोशिश की थी और 20 साल पहले किरण जी सफल नहीं हुई थी, राज्यसभा चुनाव में हारी थी। वो भी एक कहानी थी अपने आप में। मेरे को कांग्रेस का प्रत्याशी बनाकर भेजा गया जिला जोलवा। चौधरी बंसीलाल जी उस समय एमएलए थे और 2 एमएलए थे, एक और एमएलए था उनके और चौधरी बंसीलाल जी थे। तो जो है मेरे को 2 की कमी थी उस समय। तो वो क्योंकि मैं आई वाज पार्ट ऑफ द फैमिली, मेरे को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी, कांग्रेस की मैं नुमाइंदगी करके, और हबीपा ने मेरे को जो है समर्थन दिया था। चौधरी बंसीलाल जी मेरे वोट डालने भी बाबूजी जो है उस समय आए थे। खैर उस समय जो है करीब 6 ऐसे एमएलए थे अयोग्य इंडिपेंडेंट थे। हाँ। और वो इंडिपेंडेंट एमएलए को जो है हुड्डा साहब ने सारी जगह जाकर ऊपर, ये जब मेरा अनाउंस हो गया कि ये तो 6 ये इंडिपेंडेंट एमएलए हैं, ये भी हमारे को कांग्रेस को देंगे, तो बहुत खुशी हुई कि ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, 6 एक्स्ट्रा और आ रहे हैं तो पक्की है सीट, तो कोई हरा ही नहीं सकता। तो इन्होंने क्या करा, देखिए षड्यंत्र किस तरह से रचे जाते हैं। हम तो बिल्कुल ही तब तो समझ ही नहीं थी कि इस तरह का भी कार्रवाई हो सकती है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लगी कि ये तो षड्यंत्र पे षड्यंत्र करने में बहुत माहिर हैं। उन एमएलए को प्रेस के सामने उनकी ब्रीफिंग करवाई, अयोग्य घोषित किया गया था। बता रही हूँ ना मैं, प्रेस के सामने उनको बिठाया और ये कहा गया, उन्होंने ये कहा, पहले तो एक सीएलपी मीटिंग बुलाई। सीएलपी मीटिंग में रजिस्टर के अंदर ऊपर लिखा गया सीएलपी मीटिंग फॉर राज्यसभा इलेक्शन। उस सीएलपी मीटिंग के अंदर इनको इंडिपेंडेंट एमएलए को बुलाया गया और उनके साइन करवा लिए गए। कांग्रेस वालों ने साइन करे, इनको मीटिंग में बुला के इनके भी साइन करवा लिए गए, जो ये कर नहीं सकते हैं क्योंकि सीएलपी मीटिंग है, तो वो तो कांग्रेस लेजिस्लेटर पार्टी की, हाँ, इंडिपेंडेंट नहीं कर सकते। फिर इनको जो है एक कि मतलब बिल्कुल ही पक्का कर दिया जाए, उनको जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बिठाया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बिठा के उनसे ये कहलवाया कि हमने तो जो है कांग्रेस ज्वाइन कर ली है और हम कांग्रेस कैंडिडेट को वोट करेंगे। अब ये जैसे ही उन्होंने ये बात कही तो उस समय चौटाला साहब की सरकार थी और जो रजिस्टर था जिसके अंदर साइन सारों ने कर रखे थे, वो रजिस्टर जो है उसका पेज फाड़ के जहाँ पे सबके साइन थे वो रजिस्टर उठा के दे दिया चौटाला साहब को और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी। तो उन्होंने जो है तुरंत स्पीकर ने प्रभाव से, स्पीकर कौन थे? स्पीकर तो मुझे ध्यान नहीं है, 20 साल हो गए। चौटाला साहब सीएम थे। चौटाला साहब सीएम था। खेल रच कौन रहा था? खेल रच कौन रहा था?
हुड्डा साहब रच रहे थे और कौन रच रहा था? सारा खेल हुड्डा साहब ने रचा। तो जो है बड़े, अब तो हंसी आती है सोच सोच के। तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से जो है उसको उनको वो कर दिया, डिस्क्वालीफाई कर दिया। स्पीकर की तो बहुत जबरदस्त पावर्स होती हैं, आप जानते हैं। हम कोर्ट में गए, ये गया वो गया, वो जो इंटरिम पीरियड था जो इसका इलेक्शन का था, पर आप जानते हो कोर्ट में तो इतनी जल्दी कुछ होता नहीं है। खैर, तो चुनाव का दिन आया। अब चुनाव के दिन तक भी सारी जो है हवीपा और कांग्रेस की वोट मिला के पूरा, जैसे इस बारी माखन के टाइम पूरी वोट थी 30, उस समय पूरी वोट थी, तो वो वोट जो है कोई भी वो नहीं थी कि जो है फिर भी हम निकाल सकते थे। तो और एक इंडिपेंडेंट, एक दो इंडिपेंडेंट और भी थे हमारे पास, जो इस घटनाक्रम के अंदर नहीं जिनको निकाल पाए, उनको हमने बाहर भिजवा दिया था। सुरेंद्र सिंह जी ने उनको बाहर भ्रमण करने के लिए भिजवाया था। तो मुझे तो सारी बातों का अब इतना ध्यान भी नहीं रहा। एनीवे, तो इन्होंने क्या करा कि वहाँ पर जो बैलेट पेपर होता है, बैलेट पेपर के ऊपर एक बैलेट को इनवैलिड घोषित कर दिया गया। उस पर क्या वो जैसे ऐसे 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 क्रॉसिंग होती है ना, तो सीरियल नंबर होता है, फिर ये होता है, साइन होता है, फिर उसका नाम होता है, फिर आगे जो है वो ऐसे मार्क लगाना पड़ता है, यूं करके एक मार्क लगाना पड़ता है। वहाँ नीचे जाके एक छोटी सी बिंदी वो क्रॉस उसके ऊपर लगा रखी एक बैलेट पे। तो वो जब बैलेट खुली तो पूरी की पूरी, हम तो बड़े खुश कि भाई हाँ जीत गए। चौटाला साहब ने और इन्होंने सबने कहा, वो जो इलेक्शन कमीशन को मेरे ख्याल में इनकी तो सांठ-गांठ इनके साथ थी, कहते नहीं ये तो एक वोट जो है ये इनवैलिड होगी, ये देखो ये बिंदी लगी हुई। तो नंबर थे उसके तो एक वोट के ऊपर बिंदी लगवा के उसको इनवैलिड करवाया गया, और त्रिलोचन सिंह जी उस समय बन गए, उनको कहते राज्यसभा, और एक बने अजय चौटाला उस समय। नहीं, उस समय त्रिलोचन ही थे, आई डोंट नो अबाउट नहीं, अजय चौटाला जी के, तो मुझे दो सांसद बन के गए थे। दो बन के गए थे, हाँ मेरे ख्याल में अजय जी गए थे, और फिर ये गए थे, ये अब मैं इसी, त्रिलोचन जी गए। हाँ त्रिलोचन जी, एक चीज सवाल, आपने 2-3 बार ले दिया हुड्डा साहब का नाम, आपने कांग्रेस छोड़ी है या हुड्डा साहब का बढ़ता हुआ कद देख के आपको कांग्रेस छोड़नी पड़ी है? मैं सीधा पूछ लेता हूँ। कोई बढ़ता हुआ कद नहीं है, ये जो है इन्होंने कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल पूरी तरह से खोखला कर दिया है, सच्चाई है ये। कांग्रेस के अंदर जो कांग्रेस की जो स्ट्रेंथ है वो उसके लीडरशिप के अंदर, और हरियाणा के अंदर बहुत सक्षम लीडरशिप थी। मैं इतने, देखो लीडरशिप जो है एकदम नहीं बनती, लीडरशिप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बना करती है। शैलजा जी हैं सबसे सीनियर मोस्ट लीडर, आज जो हैं शी इज द ओनली पर्सन इन द लोकसभा जो कैबिनेट मंत्री रही हुई हैं, एंड मतलब सारे उन्होंने पद संभाले 3 बार। हाँ, प्रदेश की अध्यक्ष रही हैं, फिर उन्होंने प्रभार संभाला है। बाकी मैंने भी जो है, मैं प्रभारी रही हूँ, सीएलपी लीडर रही हूँ मैं, नेता प्रतिपक्ष तो उस समय जो हमारे नंबर थे पूरे, वो जो है नेता प्रतिपक्ष के रूप में मैंने काम करा है, फिर मंत्री मैं रही हूँ। इसी तरह से रणदीप सुरजेवाला जी हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं, कांग्रेस से आ रहे हैं। तो हर एक आदमी का अपना अपना जो है, कैप्टन अजय यादव हैं, उनका अपना जो है पुराना सिस्टम है सारा का सारा। तो हर एक लीडर का अपना अपना दायरा है, दायरा था, और उस दायरे के अंदर जो जिनका हुड्डा साहब से नहीं बनती, या जो हुड्डा जिनको अपना नहीं मानते, तो वो लोग हमारे साथ थे। तो जब सब इकट्ठे मिलकर काम करते थे तो कांग्रेस उससे मजबूत होती। एसआर के बना लिया था आपने? नहीं, एसआर के तो बहुत बाद में आया, 2005 के अंदर। उस समय विलय हुआ एक तो हवीपा का, और हवीपा का उसमें वोट शेयर काफी था उस समय, जो ये विलय हुआ। फिर उस समय ये चौटाला साहब के सरकार के खिलाफ माहौल भी था। तो नतीजा ये हुआ कि 67 सीट्स जो हैं हमारे को उस समय मिली, 67 ही थी आई थिंक। हाँ मेरे ख्याल से हाँ, अच्छा खासा बहुमत था जब 62 ऐसी कुछ थी। एनीवे, तो मतलब इतना जबरदस्त बहुमत हमारे को मिला। तो ये आप नहीं कह सकते कि किसी एक के कारण था, हवीपा का था, लीडरशिप थी, सारी चीजें मिलाकर ये। अब 10 साल के अंदर 5 साल के बाद
वो हाल कर दिए। 10 साल का जो पीरियड सरकार रही पूरा हुआ कांग्रेस की। कि खाली नाम ही ये पड़ गया कि ये CLU सरकार, CLU सरकार, CLU सरकार, सारी जमीनें नाप दी। और ये मैं नहीं कह रही, है तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, सामने है सारी बातें। तो हम इतनी भारी बहुमत से हम 13 पे आके अटके, तो इसका मतलब ये है ना कुछ बहुत ही ज्यादा गड़बड़ी करी ना। टिकट बंटने की शुरुआत हो चुकी थी, शुरुआत हो उस समय चुकी थी, तक बिल्कुल। लग रहा था कि किसको देनी है किसको नहीं हमारे देनी को, है। मेरे को और अशोक तंवर जी को हटा दिया गया। जो मेहनत हमने पूरे 5 साल विधानसभा में और सड़कों के ऊपर, ये 19 के चुनाव से पहले की बात है। हाँ, ये जो मेहनत हमने करी थी उसका जो है आखिरी में इन्होंने दबाव बनाया। वो दबाव यूँ बनाते हैं कि इन्होंने जो है सारा सिस्टम, अब इनके पास तो जी वो तामझाम है सारा, वो सब कुछ है जो हमारे पास तो है नहीं। हमने तो वो कमाई। ये मेरा सीधा सवाल इसी तो से, कहने का मकसद ये है कि फिर जो है उसके बाद भी कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई, फिर भी हम 30 पे आके अटके, 30 पे हम आके अटके। तो ये हालात जो हैं ये लगातार ये क्यों होते आ रहे हैं? क्योंकि इन्होंने इतना जबरदस्त तरीके से हर एक की अपेक्षा करने की, क्षेत्रवाद इन्होंने इतना जबरदस्त करा। अब जब तक ये अपने उसमें थे, जब ये मुख्यमंत्री रहे, क्षेत्रवाद इतना जबरदस्त हावी था कि मैं आपको बता नहीं सकती। हमारा जो है रोहतक बहुत कहावत जज्जर, है ओल्ड रोहतक कि कलानौर तक तो सड़क जो थी चमाचम थी, उसके आगे क्योंकि श्रुति है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी और भिवानी हमारा क्षेत्र था, तो जो है श्रुति 20 बार गई होगी और कि उसका टेंडर करवा दो, आप सड़क निकलवा दो, बस उसका हाँ आज हो रहा है कल हो रहा है। फिर एक दिन तो यहाँ तक कह दिया श्रुति को कि तुम क्या चाहती हो कि जो है विदेशों की तरह सड़क बना दूं मैं, ऐसे कुछ कहा श्रुति को। तो श्रुति के बहुत मेरे को याद है, रोती हुई मेरे पास आई, कहती है मॉम मेरे को तो अंकल ने ऐसी बात कह दी, श्रुति ने मेरे को बताया। फिर मैंने उसको कहा बेटा बिल्कुल कोई जरूरत नहीं जाने की। मेरा सीधा सवाल ये है कि कांग्रेस से परेशानी ज्यादा थी या हुड्डा साहब से परेशानी ज्यादा अब बढ़ गई थी? आपने 2-3 उदाहरण दिए कि किस तरह से पहले भी रुकावटें रही हैं उनकी वजह से। सवाल है, मैं अब बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं, शायद आप चलिए मैं बताती हूँ। बात यहाँ तक आ गई कि हर चीज के लिए जब अपने इलाके के हकों की लड़ाई लड़नी हो, अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़नी हो, अब प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने अपना बनवा रखा है, जो प्रभारी है वो उनका अपना है। तो जब स्पेस नहीं रहती, देखो राजनीति के अंदर पॉलिटिकल स्पेस तो होनी चाहिए ना। पॉलिटिकल स्पेस ही जब खत्म हो जाए, अब शैलजा जी को एक कोने में लगा दिया, रणदीप को एक कोने में लगा दिया, मेरे को लगाने के पूरे चक्कर में थे, श्रुति की टिकट कटी, श्रुति की टिकट कटवाई। जब यहाँ तक कि श्रुति का जब ये कहा गया था उस समय कि हम सर्वे के मुताबिक जो है टिकटें देंगे, और वो सर्वे भी AICC से करवाई गई थी। AICC से सर्वे में श्रुति की जो है 56% पे श्रुति थी और 32% पे दान सिंह था। अब आप 56% को आप इग्नोर करते हो, हमारा इलाका है, एक बारी वो रह चुकी हैं, सांसद रह चुकी हैं, बाकी जो हैं 2 बारी उसने इलेक्शन उस समय लड़ा जब जबरदस्त मोदी जी की वेव थी, सारे लोग हारे। 14-19 उसके अंदर हुड्डा खुद हारा, वहां से खुद हारे, वो हुड्डा साहब खुद हारे। तो मतलब ऐसे के अंदर ये कह के ये तो 2 बारी हारी हुई हैं, उनकी तो कैसे आप टिकट दोगे? और आप ऐसे आदमी को आप लेकर आ रहे हो जिनके ऊपर जो है 13,000 करोड़ रुपए। तो चुनाव समिति क्या कर रही थी? कांग्रेस आला कमान क्या कर रही थी? अब मैं आपको बताती हूँ, इन्होंने जो है सिस्टम को इस तरह से कैप्चर कर लिया है कि वो सिस्टम इनके इर्द गिर्द घूमने लगा है सारा का सारा। और वही कारण है कि जब आपके पास पॉलिटिकल स्पेस नहीं रहती तो दम तो फिर घुटेगा, फिर तो आदमी को कहीं ना कहीं। आप सोनिया जी से मिल के आई थी क्या श्रुति जी के टिकट को लेके? मैं मिली थी, मैडम से मिली थी, मैं जो है सबसे मिली, मैंने अपनी बात हमने रखी, सारी बात करी भी, और उनको सबको सब कुछ पता था। की टिकट कटवा दी। उसके बाद जो है स्टार प्रचारकों की लिस्ट निकाली, उसके अंदर 40 लोगों के नाम आए स्टार प्रचारकों में। कोई बड़ी बात नहीं होती है स्टार प्रचारक। मैं तो अपने आप में, आप जानते हो कि मैंने अपने इंडिविजुअली पूरे 22 के 22 जिले हरियाणा के अंदर हमारे लोग हैं, चौधरी बंसी लाल जी के, सुरेंद्र सिंह जी के, और किरण कार्यकर्ताओं के द्वारा के आपने प्रोग्राम निकाला था। मैंने बहुत जबरदस्त प्रोग्राम जो है, कोई छोटे मोटे प्रोग्राम नहीं थे, बड़े बड़े प्रोग्राम जो है, बड़ी बड़ी रैलियां मैंने अपने आप करी। फिर उसके बाद जो है हम तीनों ने, मैंने, शैलजा जी ने और रणदीप ने
जो है हमने वो SR क्या बना लिया। वो रथ यात्रा जो है हमने निकाली, वो तो खैर आप जो भी बात कह दो, पर वो SR के SRB बन गया है। वो हमारे को ज्वलंत करने के लिए कि कांग्रेस का बिल्कुल भट्टा बैठा दिया था, अब इसको हमारे को ज्वलंत करना पड़ेगा, तो इसलिए हमने तीनों ने तय करा कि हम ये काम करें। मैं तो ये कर ही चुकी थी पहले, तो ये सारी चीजें होने के बाद अब एक छोटी सी, अब इनकी मानसिकता आप देखिए कि इस तरह का, मैंने प्रभारी से बात करी, मेरे पास अभी तक सारे के सारे उनके व्हाट्सएप पर वो हैं, मैंने कहा तो कहते हैं ना तो श्रुति को डाला उसमें, श्रुति मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुकी हैं, आपने उनकी टिकट काट ली, मैं तो जो हूँ वहाँ कार्यकारी अध्यक्ष, मैं MLA हूँ, सारा कुछ हूँ, एनीवे मैं जो भी रही हुई हूँ, CLP रहे हैं, मंत्री रहे हैं 2 बार, मतलब संगठन के अंदर रही हूँ, सारा कुछ है, मंत्री ना भी छोड़ो, CLP लीडर मैं रही हूँ, आप मेरा नाम उसके अंदर 40 के अंदर नहीं डालते। तो उनका उन्होंने पता मेरे को क्या कहा, कहता नहीं ये मैंने तो बनाई नहीं, मैं तो वो छोड़ आया था प्रदेश अध्यक्ष के पास, उन्होंने हुड्डा साहब के साथ बैठ के बनाई है, मैं क्या करूं। एक तरफ बैठे थे राहुल गांधी साहब बीच में, एक तरफ किरण जी थी, एक तरफ बैठे हुए थे रावदान सिंह साहब, तो तीनों लीडर्स बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और वो इतनी वायरल हुई, जितना बताना है वो आप तय करो, पूछूंगा जरूर। नहीं, मैं तो उनकी शिकायत लगा रही थी, उनकी शिकायत लगा रही थी, मैंने कहा ये मेरे हल्के के अंदर मेरे बिना अब ये दीपेंद्र हुड्डा को लेके जा रहा है, फलां को लेके जा रहा है, उसका मेरे को बुला ही नहीं रहे हैं। और मैंने जब उसको बुला के, सबसे पहले मेरे पास जब घर पे वो आया, मैंने उसका जो है दो दफ्तर खुलवाए, उसके बाद उसने, मेरे ख्याल में हुड्डा ने, उसने यही बोला, दान सिंह ने यही कहा कि भाई मेरे को हुड्डा ने ये कह दिया है कि इसको, किरण चौधरी को बिल्कुल इग्नोर करो। तो मेरे हल्के के अंदर, जहाँ से मैं 4 बारी लगातार बैक टू बैक जीती आई हूँ, अब मेरे हल्के में इनका बेटा जा रहा है, दीपेंद्र हुड्डा जा रहा है, इतना तो इनको होना चाहिए कि वहाँ का जो MLA उसको तो साथ लेके चलोगे तो जो प्रत्याशी है उसको फायदा होगा। सुना उस दिन राहुल जी ने उस बात को कहा कि तो देखते हैं जो है इनको तो ये रहता है ना, देखो श्रुति के इलेक्शन के टाइम भी मुझे 100 लोगों ने बताया, और जो है उन्होंने ये बताया मेरे को कि यहाँ तक कि फोन कर करके जो है दीपेंद्र हुड्डा ये नहीं कहा, जब श्रुति इलेक्शन लड़ रही थी, कि भाई इसको हराना है, चाहे कुछ करो, हराना है। तो इस तरह के काम हमारे साथ हो रहे थे। लेकिन महेंद्रगढ़ में तो जिले में वो हारे, और भिवानी और दादरी की ज्यादातर सीटों पर तो जीत के गए। वही तो बात है ना, यही तो मैं पूछना चाहती हूँ, जहाँ का प्रत्याशी आपने ऐसा प्रत्याशी भेज दिया, अब ये तो कांग्रेस हाईकमांड को देखनी चाहिए, और बल्कि मैं तो यहाँ तक कहती हूँ कि इनके ऊपर तो फटकार लगा के इनको बाहर निकाल देना चाहिए था। सच्चाई ये है, बाहर तो तभी निकाल देना चाहिए था जब राज्यसभा का चुनाव हुआ था 2016 के अंदर, जब इंक कांड हुआ था, इंक से जो है 13 वोटें जो है वो खराब करी गई थी, उस समय अगर इनके ऊपर कार्रवाई करी जाती तो यहाँ तक ये हालात ही नहीं होने थे। अब मैं 24 के मुद्दों पे आ गया हूँ मैम, आप थोड़े से सवाल मेरे होंगे। मैं ये सीधा पूछना चाह रहा हूँ कि क्या श्रुति तोसाम से बीजेपी की टिकट पे, बीजेपी उसको टिकट देगी तो निश्चित तौर पे लड़ेगी और भारी बहुमत से जीत के आएगी। बीजेपी टिकट देगी तो लड़ेगी, विधानसभा की राजनीति करेगी, क्यों नहीं करेगी। और सामने से अगर अनिरुद्ध आए तो वो भी तैयारी कर रहे हैं कांग्रेस की टिकट पे, कोई विरोधी तो आएगा, और वो आ जाए तो और भी अच्छा, उसको वहीं पे समझ आ जाएगी। ये अगर होता है आमना सामना तो उसके लिए भी देखो, मैं कौन आता है कौन नहीं आता वो अब मेरे ऊपर नहीं है, हाँ, वो कांग्रेस के ऊपर है। तो बीजेपी के बारे में जो भी ये बात कहता है, एंटी इनकम्बेंसी है, मैं ये नहीं कहती एंटी इनकम्बेंसी नहीं, लेकिन आप आज भी देखिए बहुत बड़ी बड़ी बातें, बहुत बड़े बड़े जश्न मनाए जा रहे हैं केंद्र के अंदर। तीसरी बार मोदी जी जो हैं उन्होंने सरकार बनाई है, 240 जो है खुद लेकर आए हैं जब तीसरी बार सरकार बनी है, और जो है यहाँ पर सारे धड़े इकट्ठे हो गए, फिर भी 100 नहीं लेकर आ पाए पूरे। 99 है कांग्रेस की, 99 लेकर आए हैं, सारे मिला के सारे 99 लाए हैं। नहीं, कांग्रेस की 99 तो कांग्रेस की बात मैं कर रही हूँ। बीजेपी 240 अपने दम पे लाई है, तो कांग्रेस अपने दम पर तीसरी बार भी खाली 99 पे आके अटकी है, और बाकी तो सारे जो धड़े हैं वो आप जानते हो, कौन इधर भागेगा कौन उधर भागेगा, वो तो सामने नजर आ ही जाएगा। हरियाणा के अंदर जो है आज भी, चाहे 5 सीटें इनको बेशक मिल गई हों, हालांकि हुड्डा जी ने पूरी तैयारी कर रखी थी कि खाली एक हरियाणा में मिले उनको सीट, बेटे की सारी सेटिंग की राजनीति करते हैं वो, सेटिंग इधर भी कर लो उधर भी कर लो, ये है वो है, और वो क्यों करते हैं वो भी सबको मालूम है। लेकिन
ये 5 सीटें जो कांग्रेस पार्टी की आई, ये कांग्रेस के कारण नहीं आई, ये तो लोग देने के चक्कर में थे। और आज भी 44 सीट्स के ऊपर बीजेपी जीती है। तो बहुत मज़ेदार इंटरव्यू रहा। कुछ पल ऐसे भी आए जब किरण जी थोड़ी इमोशनल हुई, क्योंकि घर परिवार के और कुछ ऐसे तंज होते हैं जो बाद तक आपको दुख देते हैं। 2024 में क्या होगा, 2024 के विधानसभा चुनाव में किरण जी पूरी कॉन्फिडेंट हैं कि जो फैसला है वो फैसला उनका सही नहीं है, और भाजपा की जीत को लेकर आप दावा कर रही हैं कि भाई हैट्रिक, आश्वस्त हैं, आश्वस्त इज द राइट वर्ड, कि इसमें कोई संदेह नहीं है। दिल्ली की राजनीति करेंगी। और आश्वस्त इसलिए हूँ क्योंकि भाजपा ही एक ऐसी सरकार है जो प्रदेश को आगे लेकर जाएगी। भाजपा ही ऐसी सरकार है, किरण जी कह रही हैं। तो किरण जी ने, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा सवाल था जिसको डग आउट किया हो, और कोई सवाल आपको बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं सॉरी नहीं हूँ, क्योंकि थोड़ा तो मैं भी पूछता हूँ। आपको मेरा नेचर तो हमेशा से हर एक पत्रकार जो आता है वो कहते हैं जी आप माइंड मत करना। मैंने कहा भैया खुल के पूछो, यहाँ पे कोई किसी चीज का कोई। और ये मैं शुरू में आपको दिखा चुका हूँ, कोई सवाल मैंने इनको लिख के नहीं दिए थे, और ना कोई मेरी फोन पे बात हुई थी कि मैम ये मैं पूछने वाला हूँ। नहीं, मुझे बहुत मजा आया आपके साथ इंटरव्यू करने में। मैम बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको दिल्ली की राजनीति के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद करता हूँ कि मुलाकातें दिल्ली में लगातार आपसे होती रहेंगी। तो ITV नेटवर्क पे एक खास पेशकश में मेरे साथ विनोद लांबा के साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।